हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सामाजिक अनुसंधान पद्धतियों से संबंधित जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और ये टॉपिक हमारा जीआईसी के सिलेबस में है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा सिलेबस, उसमें रिसर्च के भी कुछ टॉपिक हैं, तो उसको भी हमको पढ़ना है। और जितने भी क्वेश्चन हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा और अंत तक वीडियो देखिए और सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और कमेंट करके अपना स्कोर ज़रूर शेयर करिएगा। बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट करके बोल रहे थे कि मैम आप रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कराइए, रिसर्च से रिलेटेड मतलब टॉपिक पे वीडियो बनाइए। तो अब हम आगे कुछ टॉपिक भी होंगे उसको डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो भी रिसर्च से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, मतलब जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, तो उसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम अपने आज के क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक शोध में, एक सेकेंड, सबसे पहला क्वेश्चन है प्रयोगात्मक शोध में यानी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो होता है, दो प्रकार के समूहों का उपयोग किया जाता है। एक को प्रयोगात्मक समूह कहते हैं एवं दूसरे को क्या कहते हैं। तो देखिए ऑप्शन है मापन समूह, नियंत्रित समूह, संदर्भ समूह, उप समूह। तो सबसे पहले देखिए प्रयोगात्मक शोध जो होता है ये क्या होता है। तो देखिए जो प्रयोगात्मक शोध होता है, सबसे पहले ये शोध जो है ये वैज्ञानिक शोध की एक विधि है। और इसमें क्या होता है कि जो हमारे वेरिएबल होते हैं यानी जो चर होते हैं, उनके बीच के कारण और प्रभाव के संबंध को ज्ञात किया जाता है। प्रयोगात्मक शोध में जो हमारे वेरिएबल होते हैं या जो हमारे चर होते हैं, उनके बीच के मतलब दो चरों के बीच के क्या कारण हैं और मतलब उनके कारण और उन दोनों पे क्या प्रभाव है एक दूसरे का, उसके संबंधों को ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है। और जो ये दो प्रकार के होते हैं, मतलब दो प्रकार के समूह का उपयोग इसमें किया जाता है। तो एक को प्रयोगात्मक कहते हैं और दूसरे को कहते हैं नियंत्रित समूह। मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे को नियंत्रित समूह कहते हैं। तो देखिए जो प्रयोगात्मक समूह है, इसमें क्या होता है, इसमें कार्यात्मक कारक को लागू किया जाता है। यानी प्रायोगिक समूह जो होता है इसमें स्वतंत्र परिवर्त को यानी जो चर होता है उसको स्वतंत्र रूप से लागू किया जाता है। लेकिन जो नियंत्रित समूह होता है, मतलब नियंत्रित जो हमारा समूह होता है, उसमें ऐसा नहीं किया जाता है। मतलब एक निश्चित अवधि के बाद दोनों समूहों का मतलब फिर से अध्ययन किया जाता है और यह ज्ञात किया जाता है कि कार्यात्मक कारक के लागू किए जाने के कारण प्रायोगिक समूह में नियंत्रित समूह की तुलना में क्या भिन्नता उत्पन्न हुई है और क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये चीज़ें इन दोनों के बीच देखी जाती हैं कि मतलब इन दोनों के जो कारण संबंध है और उनके बाद क्या प्रभाव उत्पन्न होता है, इन सारी चीज़ों का इसमें अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन अनुसंधान अभिकल्पों में प्रारंभ के लिए आवश्यक रूप से उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। ऑप्शन है वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प, परीक्षणात्मक अनुसंधान अभिकल्प, अन्वेषणात्मक अनुसंधान अभिकल्प। तो इसका कूट में आंसर देना है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1 और 3, वर्णनात्मक अनुसंधान अभिकल्प और अन्वेषणात्मक। इनमें क्या होता है, इनमें जो है उपकल्पना की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, सहभागी अवलोकन का अपने अनुसंधान में किसने प्रयोग किया। ऑप्शन है लुंडबर्ग, मेलनोवस्की, गुटे एवं हार्ट, पार्सन्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेलनोवस्की। मेलनोवस्की जो प्रकारवादी हैं, इन्होंने सबसे पहले अनुसंधान में सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किसने सामाजिक शोध की विधि के संदर्भ में स्पष्ट रूप से प्रकृति और समाज के बीच विभेद किया। ऑप्शन है मैक्स वेबर, जोहान गाल्टन, डब्ल्यू डिल्थे और इवांस प्रिचार्ड। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, डब्ल्यू डिल्थे। देखिए इनका मानना है कि प्राकृतिक जगत को वैज्ञानिक अवलोकन और वस्तुपरक नियमों द्वारा समझा जा सकता है, लेकिन सामाजिक जगत को केवल अर्थ के संदर्भ में ही समझा जा सकता है जो स्थिति विशेष में भाग लेने वाले व्यक्ति उस घटना को अंजाम देते हैं। और डब्ल्यू डिल्थे जो थे ये एक दार्शनिक, मतलब जर्मन दार्शनिक थे और मुख्य रूप से ये प्राकृतिक और सामाजिक घटनाओं में अंतर स्पष्ट करने के लिए जाने जाते हैं।
अगला क्वेश्चन है, प्रश्नों की वह सूची जिसमें अनुसंधानकर्ता प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है उसको क्या कहते हैं? साक्षात्कार अनुसूची, साक्षात्कार निर्देशिका, प्रश्नावली, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, साक्षात्कार अनुसूची। तो साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों की वह सूची होती है जिसमें जो अनुसंधानकर्ता होता है वो प्रश्नों के उत्तर स्वयं भरता है, यानी जो उत्तरदाता होता है उससे सामने से प्रश्न पूछ करके उसका साक्षात्कार के माध्यम से अनुसूची में उत्तर स्वयं भरता है। और जबकि जो प्रश्नावली होती है वो क्या होता है, वो डाक द्वारा भेजी जाती है और उसको उत्तरदाता स्वयं भरता है। अगला क्वेश्चन है, निदर्शन का वह प्रकार जिसके समग्र की प्रत्येक इकाई को चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है उसको क्या कहते हैं? निदर्शन यानी सैम्पलिंग। ऑप्शन है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन, दैव निदर्शन, जनगणना, स्तरित निदर्शिका। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैव निदर्शन। तो देखिए, जो निदर्शन होता है वो 4 प्रकार का होता है, जिसमें पहला होता है दैव निदर्शन, दूसरा होता है स्तरित निदर्शन, तीसरा होता है उद्देश्यपूर्ण निदर्शन और चौथा जो अन्य होते हैं। तो जो सामाजिक अनुसंधान होता है इसमें जो निदर्शन होता है इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहले को संभावित निदर्शन कहा जाता है और दूसरे को असंभावित निदर्शन। तो जो संभावित निदर्शन है इसी के अंतर्गत जो है ये दैव निदर्शन आता है। और दैव निदर्शन में जो है मतलब जो समग्र की प्रत्येक इकाई होती है उसको चुने जाने का समान अवसर प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा परिकल्पना का स्रोत है, यानी हाइपोथेसिस? ऑप्शन है सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जो परिकल्पना होती है मतलब किसी सिद्धांत से जुड़ी अवधारणाओं के बीच के संबंधों को अभिव्यक्त करने वाली अपरीक्षित कथन को परिकल्पना कहते हैं। अपरीक्षित मतलब जिसका परीक्षण अभी बाकी है। तो वैज्ञानिक परीक्षण योग्य जो अनुमानित विचार होती हैं वही परिकल्पना हो सकती है। और परिकल्पना का स्रोत सामान्य संस्कृति, समरूपता, वैज्ञानिक सिद्धांत ये सभी हो सकते। अगला क्वेश्चन है, एक अच्छे प्रतिदर्श यानी सैंपल की अति आवश्यक विशेषता क्या है? ऑप्शन है लघु आकार, प्रतिनिधिकता, आसान से अभिगम में, पढ़ने में सुगम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रतिनिधिकता यानी प्रतिनिधित्व। एक अच्छा जो सैंपल होगा उसकी आवश्यक विशेषता ये होनी चाहिए कि वो सभी का प्रतिनिधित्व करता हो, मतलब जो सैंपल होगा वो प्रतिनिधित्व पूर्ण हो, सभी को रिप्रेजेंट करता हो, उसका आकार जो है वो पर्याप्त हो और वह पक्षपात या मिथ्या के मतलब मिथ्या से स्वतंत्र हो और वह अध्ययन के उद्देश्य से अनुकूल हो। इसके अलावा वह सामान्य ज्ञान एवं तर्क पर निर्भर हो और वह व्यवहारिक अनुभवों पर आधारित हो। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? एक अच्छे प्रतिदर्श मतलब सैंपल की अति आवश्यक विशेषताएँ हैं। और सबसे खास विशेषता यानी अति आवश्यक विशेषता क्या होनी चाहिए? प्रतिनिधिकता यानी प्रतिनिधित्व पूर्ण हो। यानी अगर हम किसी चीज़ का सैंपल ले रहे हैं तो वो सैंपल जो है वो होल का जो पूरा का पूरा समग्र है उसका वो प्रतिनिधित्व करता हो। अगला क्वेश्चन है, मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग किसमें किया जाता है? ऑप्शन है पद विश्लेषण, आंकड़ा विश्लेषण, स्वरूप विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो जो मूल विषय तथा पाठ विश्लेषण का उपयोग होता है वो अंतर्वस्तु विश्लेषण में किया जाता है। और अंतर्वस्तु विश्लेषण जो होती है ये अनुसंधान की वह विधि है जिसका उपयोग लिखित सामग्री, साक्षात्कार, प्रश्नावली या अनुसूची का मात्रात्मक या गुणात्मक विश्लेषण करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं, भाषण इत्यादि पर आधारित अभिलिखित मानव वक्तव्य के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है सांख्यिकी विश्लेषण, अंतर्वस्तु विश्लेषण, ऐतिहासिक विश्लेषण, तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो जो अंतर्वस्तु विश्लेषण होता है ये समाचार पत्र, पत्रिकाओं, गीतों, कविताओं तथा भाषणों इत्यादि पर आधारित अभिलिखित वक्तव्य होता है। अगला क्वेश्चन है, किर्क तथा मिलर के अनुसार निम्नलिखित में कौन विश्वसनीयता का एक प्रकार नहीं है? ऑप्शन है अव्यवहारिक, वे परिस्थितियां जिनमें अवलोकन की एकल विधि बारंबार एक ही मापन उत्पन्न करती है।
दूसरा है द्वंद्वात्मक, दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। तीसरा है कालक्रमिक यानी लंबे समय तक अवलोकन का स्थायित्व। चौथा है एककालिक यानी समान समयावधि के अंतर्गत अवलोकन की समानता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्वात्मक यानी दो संघर्षपूर्ण स्थितियों के बीच अवलोकन। यानी जब दो संघर्षपूर्ण स्थिति के बीच अवलोकन किया जाता है तब एक ही माप प्राप्त नहीं होता है, अलग अलग माप प्राप्त होता है, तो ये विश्वसनीय नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में प्रयोग किया था किसने? ऑप्शन है लुंडबर्ग ने, पीवी यंग ने, मोजर ने, लिंडमैन ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, लिंडमैन ने। तो सहभागी अवलोकन पद का सबसे पहले 1924 में लिंडमैन द्वारा प्रयोग किया गया था और इसको लिंडमैन ने संस्कृति की खोज के रूप में परिभाषित किया था। अगला क्वेश्चन है, लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरणों का उल्लेख किया है? 4, 5, 6, 7। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 4। लुंडबर्ग ने वैज्ञानिक पद्धति के 4 चरण बताए हैं। पहला उन्होंने बताया कार्य परिकल्पना का गठन, दूसरा बताया डेटा अवलोकन और रिकॉर्डिंग, तीसरा बताया एकत्र किए गए डेटा का वर्गीकरण और संगठन, चौथा बताया सामान्यीकरण। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तथ्य संकलन का प्राथमिक स्रोत कौन सा है? प्राथमिक स्रोत मतलब जो अध्ययन करता होता है वो स्वयं जा करके एकत्रित करता है, मतलब प्राथमिक अपने खुद के द्वारा। तो इसका ऑप्शन है लेख, पुस्तक, समीक्षा, शोध पत्र, पुस्तकें, पाठ्य पुस्तक, इंसाइक्लोपीडिया, शब्दकोश, हैंडबुक। तीसरा है साहित्य, कला तथा संगीत के कार्यों की समीक्षा। चौथा है उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। तो इसमें से प्राथमिक स्रोत कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तरदाताओं से सीधा साक्षात्कार। तो देखिए, जो प्राथमिक स्रोत होता है, प्राथमिक डेटा जो होता है, ये रॉ जानकारी और फर्स्ट हैंड प्रमाण प्रदान करता है। रॉ जानकारी यानी जो जानकारी, जो नॉलेज, मतलब जिस चीज़ के बारे में जो जैसा है, जो अध्ययन करता है उसे उसी रूप में वो देखता है और उसी रूप में उसको अपने पास एकत्रित करता है। और इस प्रकार की जो जानकारी होती है वो सर्वेक्षणों, अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से सीधे प्रथम स्रोतों से प्राप्त की जाती है। यानी स्वयं उस स्थान पे जा करके किसी घटना को मतलब अपने आँखों से देख करके वहाँ पे जो डेटा एकत्रित करता है, अध्ययन करता है, तो वो क्या होता है? प्राथमिक स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, दैव निदर्शन पद्धति से चयनित निदर्शन की क्या विशेषता है? यह संपूर्ण का औसत नहीं है, यह प्रतिनिधि होगा, यह समष्टि के सदृश नहीं होगा, उक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ये उक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यह प्रतिनिधि होगा। यानी जो दैव निदर्शन पद्धति से चुना गया सैंपल होगा वो सभी का प्रतिनिधित्व करेगा। दैव निदर्शन पद्धति जो होती है वो समग्र में से प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित किए जाने का समान अवसर देती है। और इस विधि में निदर्शन के लिए यानी सैंपलिंग के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती हैं? तो लॉटरी विधि हो गई, रैंडम अंक विधि हो गई, कार्ड विधि हो गई, ग्रिड विधि हो गई, इन सभी का प्रयोग किया जाता है दैव निदर्शन में। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ऑप्शन है विश्वसनीयता, वैधता, पुनरावृत्तिता, सहज बोध, अवलोकन। तो इसमें से वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सहज बोध, अवलोकन। देखिए, ज्ञान प्राप्त करने का एक ऐसा तरीका जिसमें तथ्यों का व्यवस्थित अवलोकन, परीक्षण, सामान्यीकरण तथा सत्यापन किया जाता है, वो क्या कहलाती है? वैज्ञानिक विधि। और वैज्ञानिक विधि का विशिष्ट लक्षण सहज बोध, अवलोकन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, सादृश्यता किसका स्रोत है? ऑप्शन है आंकड़े, तथ्य, अवधारणा, चर, उपकल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपकल्पना। देखिए, सादृश्यता उपकल्पना का स्रोत है। गुडे तथा हार्ट ने उपकल्पनाओं के निम्नलिखित 4 स्रोतों का उल्लेख किया था। उन्होंने सामान्य संस्कृति, वैज्ञानिक सिद्धांत, सादृश्य तथा व्यक्तिगत अनुभव बताया था।
अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसरण करता है। उद्देश्यों का कथन, तथ्यों का विश्लेषण, अनुसंधान यंत्रों का चयन, तथ्यों का संकलन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अनुसंधान यंत्रों का चयन। तो देखिए, अनुसंधान संचालन की प्रक्रिया में उपकल्पना निर्माण का अनुसंधान यंत्रों का चयन करता है। सामाजिक तथ्यों, घटनाओं एवं सिद्धांतों के संबंध में नवीन ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाई गई वैज्ञानिक पद्धति ही क्या कहलाती है? सामाजिक अनुसंधान कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया जानी जाती है। आगमन विधि, निगमन विधि, अनुभव, अवलोकन। सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो ये कौन सा वो विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी निगमन। निगमन जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर तर्क की प्रक्रिया होती है। यानी ये जो विधि है, एक सेकेंड, ये जो विधि है निगमन विधि, इसमें क्या होता है? इसमें ज्ञात नियम या सिद्धांत के आधार पर अगला जो दृष्टांत होता है उसको लागू किया जाता है। जैसे कि सभी मानव मरणशील हैं, राम, मोहन, श्याम सभी जो है मनुष्य हैं, तो क्या होगा? सभी मरणशील हैं। तो इसमें क्या होता है कि पहले से जो नियम सिद्धांत बने हुए हैं उनको आधार मान करके किसी चीज़ का निष्कर्ष निकाला जाता है। सभी मनुष्य मरणशील हैं, ये देख करके ये निष्कर्ष निकाला गया कि राम, श्याम ये सभी मनुष्य हैं, तो ये भी मरणशील हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अनुसूची का प्रकार कौन सा नहीं है? साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, संरचित अनुसूची, निरीक्षण अनुसूची। तो इसमें से अनुसूची का कौन सा प्रकार नहीं है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, संरचित अनुसूची। जो संरचित अनुसूची होती है ये अनुसूची का प्रकार नहीं है। बाकी साक्षात्कार अनुसूची, प्रलेखीय अनुसूची, निरीक्षण अनुसूची ये सारे अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। देखिए, पीवी यंग ने अनुसूची के कुछ प्रकार बताए थे। इन्होंने बताया था अवलोकन अनुसूची, मूल्यांकन अनुसूची, निरीक्षण या सर्वेक्षण अनुसूची, साक्षात्कार अनुसूची और प्रलेखीय अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया, इनमें से कौन सा है? ऑप्शन है व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक स्रोत, प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत, प्रकट तथा अप्रकट स्रोत, क्षेत्रीय तथा ऐतिहासिक स्रोत। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष स्रोत। पीवी यंग ने प्राथमिक स्रोतों को प्रत्यक्ष स्रोत तथा अप्रत्यक्ष स्रोत में बांटा था। अगला क्वेश्चन है, सेल्टिक जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के दो प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की है। इनमें से पहला उद्देश्य बौद्धिक है, जबकि दूसरा कौन सा है? व्यवहारिक, वैज्ञानिक, प्रकार्यात्मक, संरचनात्मक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यवहारिक। यानी पहला हो गया बौद्धिक और दूसरा हो गया व्यवहारिक। जहोदा ने सामाजिक अनुसंधान के ये दो प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा की थी। अगला क्वेश्चन है, साक्षात्कार को वर्गीकृत किया जा सकता है। व्यक्तिगत एवं सामूहिक साक्षात्कार, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार, औपचारिक एवं अनौपचारिक साक्षात्कार, सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। यानी साक्षात्कार जो होता है, इंटरव्यू, उसको हम मतलब निम्न आधारों पर वर्गीकृत कर सकते हैं, यानी बांट सकते हैं। जैसे कार्यों के आधार पर और उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर और अध्ययन पद्धति के आधार पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थितियों में देखती है? ऑप्शन है सहभागी अवलोकन, प्रश्नावली, साक्षात्कार, अंतर्वस्तु विश्लेषण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, सहभागी अवलोकन। देखिए, सहभागी अवलोकन जो होता है ये पद्धति क्रिया को उसकी सामान्य एवं स्वाभाविक परिस्थिति में देखती है। और इस प्रकार के अवलोकन में निरीक्षणकर्ता जो होता है उस समूह में जिसका कि उसे अध्ययन करना है वहाँ पे जाकर बस जाता है और उस समूह की सभी क्रियाओं में समूह के सदस्य के रूप में भागीदार बनता है और साथ ही साथ परीक्षण भी करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अंतर्वस्तु विश्लेषण का प्रकार है? मद विश्लेषण, प्रसंग विश्लेषण, संरचनात्मक विश्लेषण, सभी सही हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सभी सही हैं। मद विश्लेषण, प्रसंग विश्लेषण व संरचनात्मक विश्लेषण सभी क्या है? अंतर्वस्तु विश्लेषण के प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है? अवलोकन, अनुसूची, प्रश्नावली, साक्षात्कार। तो इसमें से अप्रत्यक्ष स्रोत कौन सा है प्राथमिक तथ्य संकलन का? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रश्नावली।
प्रश्नावली जो होती है यह प्राथमिक तथ्य संकलन का अप्रत्यक्ष स्रोत है। यह व्यक्तिगत व सामूहिक दोनों रूपों में किया जाता है। इसमें समय, धन व श्रम की बचत होती है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्नावली का प्रयोग किस प्रकार के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? ऑप्शन है नगरीय, ग्रामीण, शिक्षित, अशिक्षित। तो इसमें से प्रश्नावली का प्रयोग किस तरह के उत्तरदाताओं के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी शिक्षित। प्रश्नावली जो होती है वो डाक द्वारा भेजी जाती है उत्तरदाता के पास और वह उसका उत्तर स्वयं भर के फिर वापस डाक द्वारा भेजता है। तो अगर वह शिक्षित रहेगा तभी वो प्रश्नावली भर पाएगा, नहीं तो नहीं भर सकता है। तो ये सिर्फ शिक्षित के लिए ही होता है। अगला क्वेश्चन है, शोधकर्ता किस प्रकार कार्य करने से अधिक विश्वसनीय आंकड़े प्राप्त कर सकता है? निष्क्रियता पूर्वक, पूर्वाग्रह से प्रेरित होकर, वस्तुनिष्ठ होकर, व्यक्तिपरक होकर। तो एक जो रिसर्चर होता है यानी शोधकर्ता जो होता है वो किस प्रकार कार्य करने से मतलब ज़्यादा विश्वसनीय जो आंकड़े होते हैं उसको प्राप्त कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी वस्तुनिष्ठ होकर। यदि कोई रिसर्चर जो है वो वस्तुनिष्ठ है, एकदम मतलब ऑब्जेक्टिव हो करके कोई चीज़ मतलब जो आंकड़े हैं उनको इकट्ठा कर रहा है या उनका जो अवलोकन कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं एकदम विश्वसनीय होंगे। क्योंकि जो वस्तुनिष्ठता होती है ये विश्वसनीयता होती है, ये वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता है। और ये तभी वैज्ञानिकता मतलब मानी जाएगी जब जो अध्ययन करता है वो एकदम वस्तुनिष्ठ होकर के चीज़ों को देखेगा। वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है कि जो चीज़ जैसी है उसको सिर्फ उसी रूप में उसको व्यक्त करना, मतलब कोई अपना जो मतलब नॉलेज है या फिर अपनी जो सोच है उसको उस पर बिल्कुल भी नहीं थोपना, मतलब जो चीज़ जैसे है उसको उसी तरीके से एकदम एक्सप्लेन करना, अपने विचार उसमें मतलब ऐड नहीं करना, तो वो वस्तुनिष्ठ होगा। जैसे मान लीजिए कोई अध्ययन करता कहीं पे गया सहभागी अवलोकन करने के लिए, वहाँ पे वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखती हैं, ऐसा देखता है कि उसे लगता है कि अरे ये सारी चीज़ें मतलब ऐसी नहीं होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं ये क्या होता है कि उसके विचार जब उस चीज़ में जुड़ जाते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव नहीं रह जाता है, यानी वस्तुनिष्ठ नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके विचार कहीं ना कहीं उसने अपने विचार उसमें जोड़ दिए, अपनी सोच उसमें जोड़ दिया, तो वो वस्तुनिष्ठ नहीं कहा जाएगा, वो व्यक्तिनिष्ठ हो जाएगा यानी सब्जेक्टिव हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए, मतलब विश्वसनीय आंकड़े तभी प्राप्त होगा जब जो अध्ययन करता होगा वो जो चीज़ें जैसे हैं, जिस स्थिति में है, उसे उसी तरह से वो मतलब इकट्ठे करेगा और उस पर उसी तरीके से वो व्यक्त करेगा, उसे उसी तरीके से समझेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है? ऑप्शन है शोध, सर्वेक्षण, प्रश्नावली, उपकल्पना। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपकल्पना। उपकल्पना क्या होता है? ये एक प्रारंभिक सामान्यीकरण है। मतलब उपकल्पना या परिकल्पना जो है, इसके निर्माण के बिना न कोई प्रयोग हो सकता है और न ही कोई वैज्ञानिक विधि से अनुसंधान संभव है। उपकल्पना के अभाव में जो अनुसंधान कार्य होता है वो उद्देश्यहीन होता है, यानी बिना उपकल्पना के कोई भी चीज़ें सही तरीके से नहीं हो सकती हैं। तो आज के ये थे क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि डेली आपको जो वीडियोज़ अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।